गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट लिए थे, ए और बी, और उसका एक सॉल्यूशन बनाया था। उस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ था, ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी हुआ था और बी के मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी हुआ था। मतलब ए के अणुओं द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर था पी ए, और बी के अणुओं द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर था पी बी। तो पी ए और पी बी कल के लिए इक्वेशन हमने राउट लॉ में पढ़ा था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी जीरो ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल्स टू पी जीरो बी इंटू एक्स बी। मतलब उस एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उसी तरह जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर, उसका वाष्प दाब बी कंपोनेंट के प्योर स्टेट यानी कि इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर हुआ था। ये हमारा जो है राउल्ट लॉ में ये दोनों इक्वेशन पड़ी थी। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये दोनों इक्वेशन फॉलो होती है, इन दोनों की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा वेपर प्रेशर जो आता है वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब जो पी ए है वो नॉट इक्वल्स टू होता है पी जीरो ए इंटू एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल्स टू पी जीरो बी इंटू एक्स बी। आइडियल सॉल्यूशन में ये इक्वेशन होती है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में क्यों कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है, वो क्यों नॉन आइडियल होता है, वो हम देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी ए और पी बी जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू होता है। मतलब वो बराबर नहीं होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, या तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। तो ये बराबर ना होके या तो ग्रेटर देन होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा। उसके लिए हम ए का प्योर स्टेट देखते हैं। ये ए है, एक कंटेनर में हमने ए कंपोनेंट फिल किया है ए, और दूसरे कंटेनर में हमने फिल किया है बी, ये बी। यहाँ ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लिक्विड फेज में, और ए क्या है हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में भी रहेंगे यानी कि वाष्प प्रवस्था में भी अणु रहेंगे, और यहाँ पे वो प्रेशर लगाएंगे। लेकिन ए अभी प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा ए का वो क्या रहेगा पी जीरो ए। उसी तरह यहाँ बी के मॉलिक्यूल हैं, बी के मॉलिक्यूल वेपर फेज में भी हैं और ये भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे सरफेस पर। तो बी के अणुओं द्वारा जो वाष्प दाब लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे पी जीरो बी, क्योंकि ये बी का शुद्ध रूप है। मतलब ये अपनी प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो इसी तरह से पी जीरो ए और पी जीरो बी से नोट करेंगे हम। अब हमने सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है, ए और बी सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। इस सॉल्यूशन में अब ए के भी मॉलिक्यूल हैं, बी के भी मॉलिक्यूल हैं, वेपर फेज में भी ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ वेपर प्रेशर दोनों के द्वारा लगेगा, मतलब पी ए भी होगा यहाँ पर ए के द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर, और पी बी भी होगा यहाँ पर, मतलब बी के द्वारा लगाया हुआ वेपर प्रेशर। आप जानते हैं कि किसी भी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे यहाँ बी बी अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसी तरह यहाँ पर ए के अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब ए और बी के बीच में भी लगेगा।
यहाँ पर ए इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, यानी कि ए अणुओं के बीच में। यहाँ बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और यहाँ ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है। आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स बराबर होता है ए के बीच में लगने वाले फोर्स के और बी के बीच में लगने वाले फोर्स के। मतलब ए बी के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल, बराबर होता है किसके? ए के बीच में लगने वाले बल के और बी के बीच में लगने वाले बल के बराबर होता है। तो इसी कारण इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आते हैं। जब आप सॉल्यूशन बना देते हैं उसके बाद भी फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है, और फोर्स में चेंज नहीं आता है तो वेपर प्रेशर में भी कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ इक्वेशन क्या रहेगी? PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। ये होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि दो कंडीशन बनेगी, या तो AB के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेटर हो, ज्यादा हो, किससे? ए के बीच में लगने वाले फोर्स से और बी के बीच में लगने वाले फोर्स से। AB के बीच में लगने वाला फोर्स ए के बीच में लगने वाले फोर्स और बी के बीच में लगने वाले फोर्स से क्या हो? ज्यादा हो, ग्रेटर हो। अब आपको मैंने बताया था जब हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो बहुत कम संख्या में मॉलिक्यूल वाष्प प्रवस्था में जा पाते हैं। बहुत कम संख्या में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपर फेज में जाते हैं। अब अगर वेपर फेज में मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा उस सॉल्यूशन का। तो जो PA और PB हमें मिलेगा, उसी जैसे ही हम क्या देख रहे हैं? A और B के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स देख रहे हैं। अगर ये ज़्यादा है तो A के भी बहुत कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, B के भी बहुत कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे। इसलिए PA जो A के द्वारा प्रेशर लग रहा था और PB जो B के द्वारा प्रेशर लग रहा था वो हमें कम मिलेगा। तो यहाँ पर अब ये इक्वल्स टू ना रहकर क्या हो जाएगा? PA इज लेस देन, प्रेशर क्या हो गया? लेस हो गया, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ गया। लेस देन P0A इंटू XA। राउल्ट के अकॉर्डिंग हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि ये वैल्यू आनी चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसके इक्वल ना आकर वो क्या आ जाता है? लेस आ जाता है। उसी तरह से PB इज लेस देन P0B इंटू XB। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेते हैं कि A और B के बीच में लगने वाला फोर्स, हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेते हैं, A B के बीच में लगने वाला फोर्स कम है किससे? A के बीच में लगने वाले फोर्स और B के बीच में लगने वाले फोर्स से। तो अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जब कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में A के मॉलिक्यूल भी वेपर फेज में जाएंगे और ज़्यादा संख्या में B के मॉलिक्यूल भी वेपर में जाएंगे। तो वेपर प्रेशर A का भी और B का भी दोनों ही हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। बराबर ना होके इससे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी? PA इज ग्रेटर देन P0A। पहले हमें क्या मिले थे? लेस देन। अब क्या मिलेगा? ग्रेटर देन XA। और PB इज ग्रेटर देन P0B XB। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो, अगर प्योर स्टेट के कंपेयर में ज़्यादा हो तो हमें वेपर प्रेशर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स प्योर स्टेट के कंपेयर में कम हो तो हमें वेपर प्रेशर क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा।
तो यहाँ पर नॉन आइडियल जो अनादर्श विलयन होते हैं उसके दो टाइप हमें मिलते हैं। एक टाइप मिलता है पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन, मतलब धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है मतलब अनादर्श विलयन है, तो इसमें आपको दो टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। एक तो है पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब, डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलन, यानी कि वो उस नियम से विचलित हो गया है, उस नियम का पालन नहीं किया है। लेकिन किस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। हमारे पास पी ए जो है और पी बी है वो इक्वल आना चाहिए था पी जीरो एक्स से और पी जीरो बी एक्स बी, लेकिन इक्वल ना आके वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर डेविएशन किस टाइप का हो रहा है, पॉजिटिव टाइप का हो रहा है। ये पी ए इज ग्रेटर देन पी जीरो ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी जीरो बी एक्स बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, कि वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसने डेविएशन प्रेजेंट किया है, डेविएशन शो किया है, राउट के नियम का पालन नहीं किया, लेकिन नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से, मतलब जो हमारा ये वैल्यू आना चाहिए था कि इक्वेशन में दिया है आपको कि इक्वल होना चाहिए था इसके, तो वो इक्वल ना होकर के आता है, कम मिलता है। जैसे पी ए इज लेस देन पी जीरो इंटू एक्स है, पी बी इज लेस देन पी जीरो बी इंटू एक्स बी। तो ये दो टाइप के डेविएशन हमें मिले, विचलन प्रदर्शित करता है वो उस नियम से। तो दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। विचलन में अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा मिला तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम मिला तो नेगेटिव डेविएशन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुए तो नेगेटिव डेविएशन मिलेगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हुए तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा मिलते हैं तो वेपर प्रेशर हमें कम मिलता है, तो ये नेगेटिव डेविएशन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम हुए तो वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ। तो आइडियल और नॉन आइडियल को एक बार फिर से एक्सप्लेन करके हम देख लेते हैं कि उस आइडियल में क्या होता है, ए बी के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर होता है ए और बी बी के बीच में लगने वाले फोर्स के। जबकि नॉन आइडियल में क्या होता है, ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो या तो ग्रेटर होता है किससे, ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स से, और या तो ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स लेस हो सकता है किससे, ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स से। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि डेल एच का मतलब क्या होता है, एच मतलब एंथैल्पी, और डेल एच मतलब एंथैल्पी में चेंज, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या रहेगा, जीरो। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज क्या रहता है, जीरो, कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह डेल वी यानी कि वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में परिवर्तन भी यहाँ क्या रहता है, जीरो रहता है। लेकिन यहाँ पर डेल एच जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, और डेल वी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। मतलब यहाँ कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा ही, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा ही, किसमें, एंथैल्पी में और आयतन में। और यहाँ आइडियल सॉल्यूशन में ये पूरा किसको बताता है, डेल एच मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, तो एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हुआ, जीरो, कोई परिवर्तन नहीं। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी परिवर्तन जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई ना कोई परिवर्तन यहाँ एंथैल्पी में भी हुआ है और वॉल्यूम में भी हुआ है। कैसे हुआ है वो देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ जब आपने ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आया, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, वो ए और बी के बराबर है। बी
ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या था, बराबर था ए और बी के। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतराण्विक आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके बराबर है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल में परिवर्तन न होने के कारण वहाँ डेल एच में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और डेल वी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हम नॉन आइडियल में देखते हैं, दो कंडीशन आती है नॉन आइडियल में, क्या कि ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो, फोर्स ज़्यादा हो, तो जब भी फोर्स या फिर मैं बोलूँ कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है, फॉर्म होता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो यहाँ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, मतलब एनर्जी में भी चेंज आया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं होगा। उसी तरह अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, और मॉलिक्यूल पास पास आने के कारण जो विलयन का आयतन है, यानी कि वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन, जब ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वहाँ एनर्जी क्या होती है, लगती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है पहले के कंपेयर में, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कोई ना कोई परिवर्तन आपको एंथैल्पी में मिलेगा। उसी तरह जब मॉलिक्यूल एक दूसरे, जब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब ये अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आयतन में भी परिवर्तन हमें मिलेगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब आइडियल सॉल्यूशन में ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ए और बी के बराबर था, तो एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ए और बी से ज़्यादा हुआ या कम हुआ, तो यहाँ पर एंथैल्पी में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा और आयतन में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो डेल एच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और डेल वी इज़ नॉट इक्वल, मतलब डेल एच और डेल वी का मतलब क्या होता है कि आयतन में होने वाला परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए ये तीन कंडीशन बनती है। यहाँ आप डिफरेंस भी बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो आप पहला अंतर तो बता सकते हैं, क्या बताएंगे कि आइडियल जो आदर्श विलयन है वो राउल्स लॉ का पालन करते हैं, नॉन आइडियल जो होते हैं वो राउल्स लॉ का पालन नहीं करते हैं। दूसरा क्या डिफरेंस रहेगा कि आइडियल सॉल्यूशन में ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ए और बी के बराबर होता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स ए और बी के बराबर नहीं होता है, उससे कम हो सकता है और उससे ज़्यादा हो सकता है। फिर तीसरा डिफरेंस क्या है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है। फिर चौथा डिफरेंस आपको मिल जाएगा कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है और यहाँ आयतन में परिवर्तन आता है। तो ये जो है चार डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप ये 4 जो है डिफरेंस के पॉइंट लिख सकते हैं। अब यहाँ आइडियल और नॉन आइडियल के लिए हम ग्राफ भी देख सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ठीक वैसा हमें मिलेगा जैसा हमने राउल्स लॉ में देखा है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी यहाँ पर। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको दो ग्राफ मिल सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन के लिए
और दूसरा हमको नेगेटिव डेविएशन के लिए मिलेगा। अब राउल्ट्स लॉ में जब आइडियल सॉल्यूशन था तो यहाँ वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता है, ना पी ए में आता है ना पी बी में आता है, और ना पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कोई चेंज आता है। लेकिन जब हम नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं तो हमारा पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, लेकिन हमें वो वेपर प्रेशर क्या मिला, ज़्यादा मिला। इसके लिए पीबी के लिए भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, तो वहाँ हमको पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा मिला। पी ए के लिए भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, लेकिन हमें वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार का कर्व बनेगा। ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी जैसे हमने राउल्ट लॉ में देखी थी, लेकिन नॉन आइडियल में पहली कंडीशन जो पॉजिटिव डेविएशन की थी, जहां हमको वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो वैल्यू हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा मिलता है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा जब वेपर प्रेशर मिलता है, तो यहाँ पर आपको अब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ऐसा कर्व मिलेगा। ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह नेगेटिव डेविएशन में हमको वेपर प्रेशर क्या मिला था, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम मिला था, तो ये कर्व उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन थी आपकी, और इससे ये नीचे मिलेगा। उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, तो यहाँ पर ये कर्व ऐसे नीचे की ओर मिलेगा। तो हम ग्राफ के थ्रू भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे।